प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम पढ़ने वाले हैं नागरिक शास्त्र का पाठ नंबर 4। तो इसमें हम किसकी चर्चा करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम समझने वाले हैं भारत की न्यायपालिका को। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारी शासन संस्था है ना, इसके 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताएंगे जरा। तो एक तो सबसे पहले आ जाता है विधानमंडल, जो कानून बनाने का कार्य करता है। उसके बाद कौन आता है प्यारे दोस्तों? कार्यकारी मंडल, जो क्या करता है, कानूनों को कार्यान्वित करने का काम करता है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे कौन आता है भाई? न्याय मंडल, जैसे जिसमें ये न्यायपालिका शामिल है। ओके, ये क्या करते हैं? ये लोगों को न्याय देने का काम करते हैं। जैसे हमारे देश में हम देखते हैं ना कि सबके विचार अलग है, दृष्टिकोण अलग है। देखेंगे यहाँ पर, देखिए व्यक्ति व्यक्ति में विचार, दृष्टिकोण, मान्यताएं, श्रद्धा, संस्कृति को लेकर के भिन्नता होती है। अगर इन सब के बीच में मान लीजिए समन्वय बना रहा, एक दूसरे जो मतलब जो लोग हैं वो एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति अगर ये वाली वृत्ति है, सहिष्णुता वाली वृत्ति है, तब तो ठीक है, संघर्ष नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए मतों में भिन्नता के कारण, ओके, मतलब मतों में भिन्नता और अधिक अगर बढ़ गई तो फिर क्या होगा? तो फिर यहाँ पे झगड़े झंझट हो सकते हैं। अब उस झगड़े झंझट को निष्पक्ष रूप से सुलझाने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास क्या हो? ये न्यायपालिका वाला सिस्टम हो। ओके, आप लोगों को पता होगा ये जो न्यायपालिका है ना, वो स्वतंत्र रूप से काम करती है, यानी वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में आकर के काम नहीं करती है। जो सही होगा वो उसी के पक्ष में डिसीजन देगी, याद रखना हमेशा। ठीक है, तो इसीलिए न्यायपालिका की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, ताकि लोगों के बीच में अगर कुछ झगड़ा झंझट हो रहा है तो उसको आसानी से सुलझाया जा सके। और सबसे जरूरी चीज यहाँ पर क्या है? निष्पक्ष तरीके से, यानी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना। समझ में आया? तो इस प्रकार से ये पूरा सिस्टम होता है। ठीक, अब आओ जरा हम न्यायपालिका के बारे में और थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो देखो स्टूडेंट, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, व्यक्ति और शासन संस्था में भी क्या हो सकता है। जैसे देखो, हमने क्या किया, सरकार चुन करके भेज दिया पावर में। ठीक है, अब सरकार तो बन गई, अब सरकार जो है लोगों के साथ मतलब अपनी ही मनमानी किए जा रही है, यानी जो लोगों के अधिकार है ना वो भी उनको ना दे रही। अब ऐसे कंडीशन में लोग क्या करेंगे? किसके पास जाएंगे? क्योंकि सरकार खुद ही पावर में है ना, तो अब उनके पास जाएंगे तो वो तो सरकार खुद ही है ना, तो फिर वो इनके साथ न्याय कैसे कर सकेगी? तो अब ऐसे कंडीशन में जो लोग हैं वो कहां पर जाएंगे? वो जाएंगे न्यायपालिका में, और जाकर के वहां पे न्याय की मांग कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे समझिए कि अगर किसी सरकार ने कुछ गलत कानून बना दिया और लोगों को लग रहा है भैया ये तो गलत हो रहा है, ये तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो किसके पास जाए, कहां पर जाए? क्योंकि सरकार खुद ही पावर में है, उसके पास तो जा नहीं सकते, उसने ही वो कानून बनाए। वो लोग तो बोलेंगे ठीक है तुम लोग इसका पालन करो। अब ऐसी कंडीशन में अगर उनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, अन्यायकारक लगता है, तो फिर वो न्यायालय में जा करके अपील कर सकते हैं कि जज साहब देखिए, मतलब न्यायपालिका से, कि हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है, कृपया करके इसका समाधान करें। तो अब न्यायपालिका क्या करेगी? अच्छे से उनकी बातों को सुनेगी, उसके ऊपर जांच पड़ताल करेगी, और अगर सही में गलत पाया गया तो उसको निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर यहाँ पे हम कुछ और बातें समझ लेते हैं, जैसे कि ये जो हमारी न्याय व्यवस्था है ना बच्चों, न्याय व्यवस्था, ठीक है, ये किसमें अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? जैसे कि जो हमारा संविधान है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता, समता, और क्या है कि सभी को न्याय मिलना चाहिए, सब लोगों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, सबको फ्रीडम रहे, है ना, लोग अपनी बात बेझिझक होकर के बोल सके। ऐसा नहीं कि किसी दबाव में कोई सिर पे खड़ा है, भैया अगर तुमने इसके खिलाफ कुछ गलत बोला तो बस तुम सोच लो कि तुम्हारा क्या हाल करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, यानी स्वतंत्र है। ओके, हम सभी स्वतंत्र है ना, हमारी मर्जी, हम चाहे जहाँ जा सकते हैं, आ सकते हैं। अगर कोई चीज हमें गलत लगती है हम उसके बारे में बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता हमारे पास है, हमारे संविधान ने हमको दिया है। तो ये जो उद्देश्य है ना हमारे संविधान के, इसको प्रिजर्व करके, यानी इसको संभाल करके रखने में भी ये बहुत बड़ी भूमिका निभाती है हमारे देश की न्याय व्यवस्था। आप सोचिए ना कि किसी व्यक्ति के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार है, उसका हनन हो रहा है। ठीक है, उसका क्या किया जा रहा है? उसका हनन होने का मतलब क्या कि उसको कोई मान नहीं रहा। ठीक है, उसका जो फंडामेंटल राइट है, उसका फंडामेंटल राइट है भैया बोलने का, स्वतंत्रता का, लेकिन उसको कोई बोलने ना दे रहा। अब ऐसे कंडीशन में वो करे तो करे क्या बेचारा? कहाँ पर जाए बोलो? कहाँ पर जाएगा? तो वो जाएगा न्यायपालिका में, और फिर न्यायपालिका उचित न्याय करेगी और फिर उसको उसका अधिकार दे दिया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो न्यायपालिका है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो हमारे संविधान के उद्देश्य हैं उनको अचीव करने के लिए। ठीक है, अच्छा और बताओ और आगे क्या सिस्टम है? तो देखो, ये न्यायपालिका इन लोगों की बातों को भी सुनता है ना, अगर इनके साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो उसको न्याय में बदल करके उनको मुख्य प्रवाह में लाने का मदद करता है। ठीक है, जैसे जो पिछड़े वाले समाज है, जो महिलाएं हैं, मान लीजिए उनके साथ अन्याय हो रहा है, कोई उनसे बस मजदूरी कराया जा रहा है, उनको पैसा दे रहे हैं खाली बस 8 घंटे का, लेकिन काम करा रहे भैया 12 घंटे का।
अब बताओ ऐसे कंडीशन में वो अपना, क्योंकि उनका फंडामेंटल राइट है ना, क्या राइट है कि जितना काम करा रहे उतना पैसा दो, वरना उतना काम मत कराओ, है ना, ये होना चाहिए। तो ये इस विषय पर भी कौन देगा न्याय, तो जो हमारी न्यायपालिका है वो देगी, ठीक है। अब देखो स्वतंत्रता, समता और न्याय, देखो ये हमारे संविधान के ना समझिएगा मेन उद्देश्य। हम लोगों ने पढ़ा था ना क्लास 7वीं में, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का प्रियम्बल को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे बताना जरूर, ठीक है। तो प्रियम्बल जिसमें क्या लिखा हुआ था, जो हमारा संविधान, हाँ उद्देशिका, सॉरी, हाँ देखो प्रियम्बल, उसको हम क्या कहते हैं, उद्देशिका कहते हैं। उद्देशिका, संविधान की उद्देशिका हमने पढ़ी थी ना, तो उसमें हमने पढ़ा था कि संविधान के हमारे कौन कौन से उद्देश्य हैं, जिसमें यह भी था स्वतंत्रता, समता और न्याय, लोकतंत्र के लाभ जब साधारण मनुष्यों को मिलते हैं। ये जो स्वतंत्रता, समता और न्याय, ये क्या है, ये लोकतंत्र के लाभ ही तो हैं। जब लोगों को मिलते हैं तो इससे क्या होता है, जो हमारा लोकतंत्र है वो और गहरा और क्या हो जाता है, व्यापक बन जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, फिर कानून का अधिराज्य बनाने, अधिराज्य न्यायपालिका के कारण सुरक्षित रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे लॉज हैं, जो भी हमारे कानून है, कायदे हैं, वो न्यायपालिका के द्वारा ही सुरक्षित रहते हैं। जैसे अगर किसी ने कानून का उल्लंघन किया तो अब उसके खिलाफ कार्यवाही कहाँ पर की जाएगी, न्यायपालिका के अंदर। ऐसा नहीं कि किसी लोकसभा या फिर राज्यसभा में लेकर के जाएंगे और उसके ऊपर वहां पे मुकदमा चलाएंगे, ऐसे नहीं होगा। कहाँ पर जाएंगे, वो जाएंगे न्यायपालिका में। वहां पे जज साहब सारी बातों को सुनेंगे, सारे प्रूफ को सुनेंगे और फिर उसके बाद फाइनली अपना जजमेंट यानी कि न्याय करेंगे, ठीक है। और देखो यहाँ पे अमीर, गरीब, प्रगत, अप्रगत, यानी डेवलप और मतलब जिसका बहुत विकास हो चुका है, जिसका विकास नहीं हुआ है, स्त्री पुरुष, इन सभी के लिए कानून समान रहता है। यह न्यायदान से स्पष्ट होता है, ठीक है। आओ एक और बात बताऊं आप लोगों को, देखो न्यायदान से क्या होता है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होती है, बिल्कुल सही बात है, और कानून के अनुसार विवादों का हल निकाला जाता है, ठीक है। अब देखो जज साहब बैठे हैं कुर्सी पे, है ना, तो अब ऐसा नहीं कि अपने मन से कोई जजमेंट दे देंगे। अगर वो इंसान गलत है, उसके खिलाफ कुछ प्रूफ जो है बोल रहे हैं कि भैया इसने ये अपराध किया है, लेकिन फिर भी जज साहब दूसरे के पक्ष में दे रहे हैं डिसीजन, तो ये बात गड़बड़ हो जाएगी। तो हमेशा याद रखना कि जो न्यायपालिका है वो संविधान के दायरे में ही रह करके काम करती है, ठीक है। तो कानून के अनुसार विवादों का हल निकाला जाता है और किसी भी गुट व्यक्ति की दमन यानी दबाव की नीति अथवा तानाशाही उत्पन्न होने से रोक लगाई जाती है ना। अब ऐसा नहीं कि आपको हमने पावर में भेज दिया, आप अपनी अपनी चलाओगे, बस अपने मन मर्जी का करोगे, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। चलो यहाँ तक आपको समझ में आया ना कि न्यायपालिका किसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सोचो अगर न्यायपालिका नहीं होती तो कितना बड़ा मतलब नुकसान हो जाता ना हमारा। न्यायपालिका है तो सभी को न्याय मिलता है कि नहीं। चलो अब हम यहाँ पे समझते हैं न्यायपालिका की रचना, कि हमारे देश में कौन कौन से न्यायपालिका होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये हम समझ लेते हैं। तो आपको मैं अगर मोटा मोटी बताऊं ना, तो जो न्यायपालिका है ना प्यारे बच्चों, आप समझना कि ये ट्रायंगल जैसा होता है। ट्रायंगल जैसा मतलब कैसा, देखो ये हमारा ट्रायंगल है, यानी ये स्तर के हिसाब से होता है। आप बोलेंगे कैसे, आओ मैं आपको बताऊं। देखो सबसे ऊपर आपका आ जाता है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। क्या आता है प्यारे बच्चों, सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका हाई कोर्ट आ जाता है। फिर यहाँ पे तीसरे नंबर पे जो लोअर वाले कोर्ट होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह हो गए, तालुका, है ना, तो ये सब कहाँ पे आते हैं, जिसके अंदर तहसीलदार ये सब होते हैं। तो पूरा तो आपको पढ़ना नहीं है, आप बस इतना समझो, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कहाँ, देखो सुप्रीम कोर्ट तो हमारे पूरे राष्ट्र, पूरे देश की एक ही कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद आते हैं हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट कहाँ पर होता है, राज्यों में हाई कोर्ट होती है। फिर जाके लोकल लेवल पे यानी किसी जिले में, किसी शहर में, वहां पर कौन सी कोर्ट होती है, लोअर कोर्ट होती है। आप इसको लोअर कोर्ट कह सकते हो, ठीक है, यानी निम्न स्तरीय कोर्ट। अभी हम तीनों के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं पूरा अच्छे से, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, पढ़ेंगे ना सारी चीजें आराम आराम से। चलो न्यायपालिका की रचना समझ ले, समझ में आया ना कि कौन कौन इसमें शामिल होते हैं। तो देखो भारत एक संघ राज्य है और प्रत्येक संघ राज्य का स्वतंत्र विधान मंडल और कार्यकारी मंडल है, परंतु न्यायपालिका मात्र संपूर्ण देश के लिए एक ही है, उसमें केंद्र और राज्य ऐसा कोई स्वतंत्र विभाजन नहीं है। इसका अर्थ यह है कि भारतीय न्यायपालिका का स्वरूप एकात्म है। देखो बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि भारत क्या है, एक संघ राज्य प्रदेश है, बिल्कुल मतलब संघ राज्य है, यानी कि यहाँ पे स्टेट्स होती है। एक तो देखो, एक तो सेंट्रल में हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, केंद्र सरकार होती है, फिर उसके बाद राज्य सरकारें होती हैं। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि हमारा जो भारत देश है ये कैसा है, संघ राज्य है। तो केंद्र में पूरे देश को कौन रेगुलेट करता है, हमारी केंद्र सरकार, और राज्यों को कौन संभालता है, तो वो जो उनके स्टेट गवर्नमेंट होती है वो संभालती है, ठीक है। तो
यहाँ तो हमने देखा कि द्विस्तरीय यहाँ पे कामकाज चल रहा है, लेकिन अगर मैं न्यायपालिका की बात करूँ ना, तो पूरे देश के लिए आप समझिएगा कि न्यायपालिका का स्वरूप एक ही है। जैसे अभी मैंने सुप्रीम कोर्ट की बात की, तो सुप्रीम कोर्ट जो है पूरे देश के कोने में कोई भी कार्यवाही है उसके ऊपर वो सुनवाई कर सकता है, पूरे देश में कहीं से भी कुछ भी मतलब कुछ भी मामला है, ठीक है, तो वो उसको सुलझा सकता है। इसीलिए यहाँ पर ऐसा बोला ना, मतलब यहाँ पे कोई स्वतंत्र विभाजन नहीं है कि केंद्र जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है बस इसका ही ये सुनेगी केस, इसका नहीं सुनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि भारतीय न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है, एकात्म है, ठीक है। इस न्यायपालिका के सर्वोच्च स्थान पर कौन है, उच्चतम न्यायालय है। फिर उच्चतम न्यायालय के बाद स्तर पर कौन आता है, देखो स्टेट पर उच्च न्यायालय आता है, जैसे मैंने आपको बताया हाई कोर्ट जो राज्यों में होता है ना। और फिर उसके बाद कौन आता है, इसके नियंत्रण में कौन होता है, समझिएगा आपको मैं बताऊं। अगर देखो उच्च न्यायालय के नियंत्रण में जिला न्यायालय होते हैं, और उसके पश्चात जो और भी उससे छोटे लोअर वाले कोर्ट होते हैं वो सभी इसके अंदर आते हैं, यानी लेवल बाय लेवल ये चलता रहता है, ठीक है। अगर लोकल लेवल पे कोई परेशानी हुई, लोगों में कुछ झगड़ा, जमीन को लेकर के विवाद हो जाते हैं ना, अगर जमीन को लेकर के विवाद हो रहे भाई भाई में या फिर पड़ोसी अड़ोसी में, है ना, तो अब सीधे सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे नहीं, सीधे सब सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, पहले क्या करेंगे, पहले उनके यहाँ पर लोकल में जो कोर्ट रहेगी वहां पे जाएंगे, तहसील वगैरह में, और जा करके अपना विवाद सुलझाने की कोशिश करेंगे। वहां से नहीं सुलझा तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और ऐसे करके लेवल बढ़ता जाएगा। अगर वहीं पे सुलझ गया तो भैया बस खत्म, खुश हो जाओ, ठीक। तो ऐसे आओ जरा उच्चतम न्यायालय के बारे में हम चर्चा करते हैं कि इसमें कौन कौन से न्यायाधीश होते हैं, किस प्रकार से इनकी नियुक्ति की जाती है। वो तो मैंने आपको बता दिया था कि जो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हमारा मतलब हाई कोर्ट हो, उसके जो जज हैं वो कैसे चुने जाते हैं, तो वो चुने जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। तो आइए हम समझे, भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के प्रमुख होते हैं। जो भारत के हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं जिनको हम क्या कहते हैं, CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, ये क्या होते हैं, ये उच्चतम न्यायालय के प्रमुख होते हैं, ठीक। अच्छा, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं, तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी चुनाव करते हैं। इसके अलावा अब एक जज के रहने से काम तो चलेगा नहीं, और भी तो जज रहने चाहिए ना, तो और भी जजों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति साहब करते हैं, ध्यान रखिएगा, बराबर। और देखो यहाँ पर सुनो, राष्ट्रपति, यहाँ पे एक और बात समझिएगा, जो उच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, यानी सबसे ज्यादा उम्र वाले जो न्यायाधीश होते हैं, उनको ही हम क्या बनाते हैं, मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। यह ऐसी परंपरा है, यानी पहले से ही चली आ रही है। जैसे हमारे फैमिली में भी जो सबसे बड़ा होता है उसको हम कहते हैं ना कि ये घर के मुखिया है। आप वैसे समझिएगा कि कोर्ट का, उच्चतम न्यायालय का मुखिया कौन है मुख्य, तो जो सबसे ज्यादा उम्र वाला व्यक्ति है उसको हम कहते हैं भैया तुम हो मुख्य यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कई बार तो इसका उल्लंघन भी हुआ है, यानी अगर आप इतिहास निकाल करके देखोगे आपको समझ में आएगा कि कई बार इस चीज को फॉलो नहीं किया गया है, पर हमें उतना डीप में जाना नहीं है, तो बस ऐसे समझ लो कि जो सबसे सीनियर जज रहते हैं उनको मुख्य न्यायाधीश बनाते हैं, बाकी सब तो रहते हैं, ठीक है। और न्यायदान का कार्य किसी के दबाव में आकर नहीं होना चाहिए। न्यायाधीश निर्भय रूप से न्यायदान करे, इसीलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने का प्रयत्न किया गया है ना। यहाँ पर राष्ट्रपति जी ही क्यों इनका चुनाव कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी तो कर सकते हैं। ये इसीलिए हुआ है कि जो हमारी न्यायपाल, क्योंकि देखो अब प्रधानमंत्री एक पार्टी के नेता है ना, तो वो अपने हिसाब से फिर अगर जज चुनेंगे तो उसी जज को चुनेंगे जो उनके फेवर में बोले, उनकी ही बात करे बार बार, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि वो उसी के दबाव में आकर के जज साहब काम करे और कुछ भी उल्टा सुल्टा फैसला ले ले, है ना, जो गलत है उसको गलत ना बोल करके सही बोल दे। इसीलिए क्या करते हैं, राष्ट्रपति साहब इनका ये करते हैं, क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी लोगों को। अब चलो यहाँ पे कुछ और बातें करते हैं, देखिएगा। इसके लिए संविधान में निम्न प्रावधान किए गए हैं कि जो हमारा न्यायपालिका है ना वो स्वतंत्र रहे। इसके लिए संविधान ने कुछ बातें बताई हैं, जरा हम देख लेते हैं। देखो भैया, ये है हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देख रहे हो, सुप्रीम कोर्ट इंडिया का, यहीं पे पूरे मुकदमे चलाए जाते हैं। जो भी मेन मुकदमे होते हैं ना यहीं पे चलते हैं और फैसला दिया जाता है यहीं से, ठीक। चलो अब क्या क्या बातें बताई गई हैं आप सुनेंगे जरा, जजों को क्या क्या बोला गया है। संविधान ने न्यायाधीशों की योग्यता की शर्तें स्पष्ट की है कि जो न्यायाधीश है ऐसे किसी को भी हम जज नहीं बना देंगे। जज बनने के लिए अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनना चाहते हो तो कुछ कंडीशंस है जिसे आपको पूरा करना ही पड़ेगा। ओके, तो कौन कौन सी एबिलिटीज हैं, कौन कौन सी योग्यताएं हैं, जरा हम समझ लेते हैं। तो इन पदों के लिए कुशल वेत्ता यानी बहुत ही अच्छा
वेत्ता होना चाहिए, मतलब बहुत अच्छा जानकार होना चाहिए ना। विधिवेत्ता यानी क्या होता है कि कानून का जानकार होना चाहिए। देखते हैं ना, किसी को भी वकील या फिर जज नहीं बनाया जाता, जो अपने विषय में मास्टरी किए हुए रहता है, उसके पास बहुत अच्छा नॉलेज रहता है, उसी को बनाया जाता है। तो विधिवेत्ता यानी कि कानून के बारे में भैया इनके पास जानकारी होनी चाहिए। और क्या, और उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद का अथवा वकालत का अनुभव प्राप्त व्यक्ति योग्य माना जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि पहली बात तो वो कानून का जानकार होना चाहिए, या फिर ये तो रहेगा ही कानून का, अगर उसको जज बनाया जा रहा है तो कानून के सारे चीजें उसको पता होनी चाहिए। और दूसरी चीज क्या है कि वो उच्च न्यायालय मतलब अभी हम पढ़ने वाले हैं हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट। तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का पद, मतलब वो उच्च न्यायालय में क्या हो, जज रह चुका हो, या फिर उसने कहीं पर वकालत की हो, यानी कि वकील के रूप में कार्य किया हो। तो समझिएगा, एक बार मैं फिर से बताती हूँ क्या क्या होना चाहिए। पहली बात तो ये कानून का भैया जानकार होना चाहिए, ये तो मस्ट है। इसके अलावा या फिर ऐसे हो सकता है, ये तो रहेगा ही। और क्या हो सकता है कि उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में वो न्यायाधीश यानी जज रहा हो, और या फिर देखो, या तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, या फिर ये और ये कि वकालत का अनुभव उसके पास प्राप्त हो, तो फिर ऐसे लोगों को हम न्यायाधीश बना सकते हैं। ठीक है, फिर अगला देख लो कि राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, इससे राजनीतिक दबाव को दूर रख सकते हैं। बिल्कुल सही है कि राष्ट्रपति साहब कर रहे हैं ना न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो इससे जो राजनीतिक दबाव है उनके ऊपर पड़ेगा ही नहीं। जो न्यायाधीश है वो अपना स्वतंत्र रूप से काम करेंगे, उनको किसी पार्टी के दबाव में काम करना ही नहीं पड़ेगा। और देखिएगा, न्यायाधीशों की सेवा की गारंटी होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि उनका जो टेन्योर है ना प्यारे बच्चों, वो फिक्स होता है। आप सोचो ना, आप कहीं पे काम कर रहे हो, अब आपको यही टेंशन सता रही है, हे प्रभु ये लोग मेरे को कहीं हटा ना दे, ऐसे सोचेंगे। अच्छा चलो 1-2 महीने लगता है ये लोग काम करवाएंगे, और फिर ऐसा होगा शायद से तीसरे महीने से मुझे हटा दे, या फिर 6 महीने बाद मुझे जॉब से निकाल दे। अगर आपके दिमाग में ये सब कुछ चलता रहेगा, आप कभी भी काम ठीक से नहीं कर पाओगे, है ना। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक, तो यहाँ पे वही बात है कि जो राष्ट्रीय जो न्यायाधीश है ना, उनकी सेवा की गारंटी होती है, यानी कि जो इनका टेन्योर है ना, ये फिक्स रहता है। ठीक है, मतलब इनको उनके पद से इतनी आसानी से नहीं हटाया जा सकता, हटाने का प्रोसेस काफी लंबा है। तो इनका जो टेन्योर है ना प्यारे बच्चों, इसकी गारंटी होती है, इनको कोई भी ऐसे नहीं हटा सकता बिना बात के। और सामान्य कारणों से अथवा राजनीतिक उद्देश्य से उन्हें पद से नहीं हटाया जा सकता। ऐसे कोई सामान्य कारण है या फिर राजनीतिक उद्देश्य, किसी सरकार के व्यक्ति ने कह दिया कि इस जज को हटा दिया जाए, तो फिर नहीं हटाया जाता। ओके, क्योंकि यहाँ पे इनकी सेवा की गारंटी होती है। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर, और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने पे अवकाश ग्रहण करते हैं, यानी कि रिटायर हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पे ये मेन चीज है प्यारे दोस्तों, याद रखना कि जो हमारा उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उसके जज कब रिटायर होते हैं, तो याद रखिएगा 65 साल के होने के बाद। और हाई कोर्ट के जज कब रिटायर होते हैं, 62 यानी कि 62 ईयर्स के होने के बाद। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब देखो, न्यायाधीशों का जो वेतन है ना, वो कहाँ से आता है, तो वो भारत की जो अर्जित निधि है वहां से आता है। देखो, जो हमारे भारत देश है ना प्यारे बच्चों, इसके जो फंड है ना, अलग अलग प्रकार के फंड है। एक तो आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, दूसरा कंटिजेंट होता है, राइट, और भी एक और होता है। तो उसके वो अभी जाने दो, पहले ये देखो अर्जित निधि क्या है। अर्जित निधि वो है, जैसे मान लो सरकार को कहीं से क्या करना है, लोन लेना है ना, तो लोन लिया हुआ पैसा किस में जाएगा, इसी अर्जित निधि में जाएगा। और मान लीजिए सरकार को कहीं इसमें से ही खर्चा करना है, किसी का वेतन देना है, तो वो सब भी कहाँ से देते हैं, इसी अर्जित निधि में से ही देते हैं। तो यहाँ से ही क्या किया जाता है, जो जज है ना उनका जो वेतन है वो दिया जाता है। याद रखिएगा, अर्जित निधि में। जो दूसरा वाला निधि है जिसको हम कंटिजेंट फंड कहते हैं, कंटिजेंट इंग्लिश में मुझे पता है, अभी हिंदी में याद नहीं आ रहा, बाद में बताऊंगी अगर याद आया तो। ठीक है, तो इसी में से पैसा दिया जाता है और उस पर संसद में चर्चा नहीं होती है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि न्यायाधीशों का वेतन कहाँ से दिया जाता है, तो जो भारत की अर्जित निधि है, यानी जिसमें पैसा भारत का पूरा है, चाहे लोन लिया हो या फिर इनको कहीं से इंटरेस्ट मिला हो, ओके, कहीं पे इन्वेस्टमेंट भी करते रहते हैं ना, तो वहां से अगर इंटरेस्ट मिला हो, सारी चीजें इसी में, सारा पैसा इसी में रहता है। तो इसी में से न्यायाधीशों का जो वेतन है वो दिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और उस पर संसद में चर्चा नहीं होती है, ये बहुत अच्छी बात है। फिर
और देखो आपको बताओ, देखो न्यायाधीशों ने कोई जजमेंट दिया है ना, कोई उन्होंने निर्णय दे दिया। अब इसके आधार पे उनको कोई पर्सनली क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, पर्सनली उनको कुछ भी ऐसे नहीं बोल सकता। तो क्या है, न्यायाधीशों की कृति और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप चाहो कि जज साहब को कुछ भी कह दो और उनको पर्सनली आप उनके ऊपर प्रहार करो तो ये नहीं चलेगा। तो ये भी हमारे संविधान ने प्रावधान किया कि भैया कि आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। और न्यायालय की अवमानना करना यह भी एक अपराध माना जाता है और उसके लिए सजा दी जाती है। अगर आप न्यायालय की बात नहीं मान रहे हो, जज साहब ने जजमेंट दे दिया लेकिन भैया हम तो नहीं मानेंगे, आप उनको पर्सनली क्रिटिसाइज कर रहे हो, व्यक्तिगत रूप से उनकी आलोचना किए जा रहे हो, उनकी बात नहीं मान रहे हो, तो ये भी क्या है, ये भी एक अपराध है। अगर आप ऐसा करोगे ना तो आप दोषी माने जाओगे और ऐसे में आपको सजा भी दी जा सकती है। समझ में आया? तो इस प्रावधान के कारण न्यायाधीशों को क्या होता है, अनुचित आलोचना से संरक्षण तो मिलता ही है, साथ ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी बनी रहती है। यानी देखो इससे दो फायदे हैं। एक तो जो न्यायाधीश है ना, उनको कोई ऐसे बिन फालतू के कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि उनको जज के पद पे बिठाए हैं। तो देखो जज साहब तो बन गए। अब आप सोचिए ना, अगर उनके पास ये सब कुछ नहीं होता तो कोई भी उठ करके उनको कुछ भी कह देता, बराबर। तो इसीलिए ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो इससे तो एक तो उनको आलोचना से संरक्षण प्राप्त है कि उनको कोई कुछ बोल नहीं सकता, और दूसरी चीज ये है कि इससे ना न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी बनी रहती है कि हाँ न्यायपालिका स्वतंत्र है, कोई इसको ये किसी के दबाव में काम नहीं कर रही। तो ये दो चीजें यहाँ पर हो जाती हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखेंगे। तो संसद को न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा करने का अधिकार नहीं है, परंतु न्यायाधीशों को पद से हटाने का और उन पर महाभियोग प्रक्रिया चलाने का अधिकार है। देखो बच्चों, कोई, मैंने कहा था ना कि संविधान ने जो नियम बनाए हैं ना, उससे कोई भी बच नहीं सकता। देखो पार्लियामेंट में, संसद में तो न्यायाधीशों को, मान लीजिए न्यायाधीशों को लेकर के चर्चा नहीं हो सकती, उनके आचरण को लेकर के। लेकिन हाँ अगर न्यायाधीश मान लीजिए कुछ गलत करते हुए पाए गए तो फिर उनके ऊपर महाभियोग की जो प्रक्रिया है ना, यानी उनको पद से हटाने वाली प्रक्रिया, वो चलाई जा सकती है संसद के द्वारा। तो आप समझिएगा। और एक बात बताऊं, ये जो जज लोग होते हैं ना हमारे ये सुप्रीम कोर्ट के, इनको हटाना इतना आसान नहीं है। मतलब बहुत लंबा प्रोसेस है और शायद से ये हो भी नहीं पाए, पूरा भी नहीं हो पाएगा। एक व्यक्ति बोलेगा और फिर इतने सारे वहां पे कंडीशन आ जाते हैं ना कि ये जो जज है उनको आप हटा ही नहीं सकते। तो ये याद रखना, मतलब एक बार जो जज बन गया सुप्रीम कोर्ट का, समझो वो जज रहेगा ही, क्योंकि इनको हटाने की प्रक्रिया इतनी आसान है नहीं। उसमें कुछ फॉल्ट पाया जाएगा तब जाके उसको हटाने की बात कहेंगे। समझ आया? चलो न्यायालय की सक्रियता हम समझ लेंगे। तो देखिए कैसे कैसे होता है न्यायालय में। अगर न्यायालय में कोई विवाद आता है तो उसे न्यायालय द्वारा हल किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। और ऐसी न्यायालय के बारे में पारंपरिक छवि है, ऐसा ही कहते हैं ना कि न्यायालय में कोई विवाद आया तो न्यायालय क्या करेगा, उसको सॉल्व करेगा। पिछले कुछ दशकों से न्यायालय की छवि में परिवर्तन हुआ है और न्यायालय सक्रिय हुए हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जो न्यायालय है ना, अब जो संविधान में निहित उद्देश्य है जैसे कि न्याय, समता जैसे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, यानी पहले से अगर देखा जाए, पहले से ज्यादा अब एक्टिव हो गए हैं और जो हमारे संविधान के उद्देश्य हैं उनको पूरा करने की तरफ ये ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। समाज के जो दुर्लभ वर्ग हैं, महिला है, आदिवासी, मजदूर, किसान और बच्चों को कानून द्वारा संरक्षण देने का प्रयत्न न्यायालय द्वारा किया गया है और इसके लिए जनहित याचिकाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। ठीक है, चलिए, मतलब कोई जाकर के बोलेगा तब ना, वरना फिर ऐसे थोड़े ना कोर्ट में वैसे बैठे बैठे जो जजेस हैं अपने मन से कुछ भी फैसला सुनाते रहेंगे, ऐसे नहीं। अगर कोई याचिका, जनहित याचिका जाकर के दायर करेगा कि हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है, तो कोर्ट अब उसके ऊपर चर्चा करेगी, हमारी न्यायपालिका पूरा अच्छे से जांच पड़ताल करेगी और फिर जाके न्याय देगी। तो इसके लिए जो जनहित याचिका है ये सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ओके प्यारे दोस्तों, चलो आगे बढ़े। अब यहाँ पर कुछ ना ये बॉक्स में दिया गया है, तो बॉक्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। इस बार का बॉक्स पढ़ना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर ना उच्चतम न्यायालय के कार्य बताए गए। आप बोलेंगे अभी तो हम पढ़ रहे थे इतने सारे कार्य, हाँ इतने सारे कार्य तो आप पढ़ रहे थे, लेकिन कुछ और मेन कार्य पढ़ो कि ये इनके जो अधिकार क्षेत्र है ना वो कहाँ कहाँ तक है, ये मेनली कौन कौन से विवादों को सुलझा सकते हैं। सुनिएगा ध्यान से। तो संघ राज्य के न्यायालय की भूमिका के रूप में केंद्र शासन और घटक राज्य और घटक राज्य, केंद्र शासन एवं घटक राज्य और घटक राज्यों के बीच के विवादों को हल करना है। यानी क्या काम होता है, सुनो। ऐसे घटक राज्य कुछ समझ नहीं आओगे, मैं बता रही हूँ। देखो मान लीजिए कि केंद्र शासन
और किसी स्टेट के बीच में झगड़ा हो रहा है, यानी कि देखो भैया ये है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, अब इनका ना झगड़ा हो रहा है किसके साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, किसी बात को लेकर के विवाद है, तो ऐसे कंडीशन को कौन सुलझाएगा, ये विवाद को कौन सुलझाएगा, उच्चतम न्यायालय ही सुलझाएगा। याद रख लेना आप सभी लोग, क्योंकि वही सबसे मेन है। आप सोचो ना केंद्र और घटक राज्य के बीच में झगड़ा झंझट चल रहा है, झगड़ा झंझट मतलब ये नहीं कि मारा मारी कर रहे हैं, कुछ बात को लेकर के विवाद चल रहा है, तो उसको कौन सुलझाएगा, यही हमारे उच्चतम न्यायालय। फिर उसके बाद समझिएगा घटक राज्य और घटक राज्य, मान लीजिए किसी दो स्टेट के बीच में झगड़ा चल रहा है, ये भी स्टेट ये भी स्टेट, अब इसको भी कौन सुलझाएगा, सेंट्रल ये उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद मान लो केंद्र शासन एवं घटक राज्य और घटक राज्यों के बीच विवादों को हल करना है, यानी कहने का मतलब क्या है कि केंद्र शासन यानी केंद्र में जो लोग शासन में बैठे हुए हैं, मान लीजिए मंत्रिमंडल भी उसमें आते हैं ना, तो ये लोगों के बीच में या फिर और घटक राज्य के बीच में अगर झगड़ा झंझट चल रहा है तो उसको भी कौन सुलझाएगा, तो उच्चतम न्यायालय जी सुलझाएंगे। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, और किन किन विषयों की सुनवाई कर सकते हैं, तो अगर किसी नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है उनका हनन हुआ है तो उसके लिए भी ये मतलब उसको भी ये सुलझा सकते हैं। और कनिष्ठ न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर पुनर्विचार करना, जैसे कि उनसे जो छोटे वाले कोर्ट है, जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया, ठीक है, अब जो व्यक्ति है ना वो इससे संतुष्ट नहीं है, तो वो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अपनी याचिका लेकर के कि लो भैया अब फिर से इसको पुनर्विचार करो, तो ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना वो इसके ऊपर पुनर्विचार कर सकता है, ये भी अधिकार उसके पास है। ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट ने दे दिया निर्णय मतलब वही अंतिम निर्णय हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, उसके ऊपर फिर से चर्चा की जाएगी, ये पुनर्विचार जो है वो कर सकते हैं। और राष्ट्रपति सार्वजनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न पर संवैधानिक परामर्श मांगते हैं तो उन्हें सलाह देना, यानी कि राष्ट्रपति जी अगर कुछ, जैसे जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना प्यारे दोस्तों, तो ये राष्ट्रपति को मतलब देखो राष्ट्रपति अगर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर अगर इनसे चाहते हैं कि हमें कुछ परामर्श दीजिए, संवैधानिक परामर्श, कुछ एडवाइस दीजिए, तो ये भी देने का काम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे इनके काम होते हैं, मैंने आपको गिना दिया है सारी बातें। अब आइए जरा हम चलते हैं, किस पे चलेंगे, न्यायालीन पुनर्विलोकन। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लेना, पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, आप सभी लोग जरूर से पढ़ लेना। हाँ मैं पढ़ा करके बता देती हूँ, वरना आप पढ़ोगे नहीं। देखो, उच्चतम न्यायालय पर और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है संविधान का संरक्षण करना। ठीक है भैया, है तो बिल्कुल, संविधान देश का मौलिक कानून है, जी हाँ, यह तुम जानते हो। इस कानून का उल्लंघन होगा या उसका विरोधी कानून संसद नहीं बना सकती, बिल्कुल सही बात है ना। कार्यकारी मंडल की प्रत्येक नीति और कृति का संविधान से सुसंगति रखना बहुत जरूरी है। मैंने बताया था ना, पहले ही बता दिया था कि कोई भी मंत्री अपने मनमर्जी का नहीं कर सकता भैया, तुमको संविधान के साथ ही चलना पड़ेगा। संसद का कोई कानून या कार्यकारी मंडल की किसी कृति से संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन होता है तो न्यायालय क्या कर सकता है, उस कृति को असंवैधानिक या फिर गैर कानूनी मानकर उसे रद्द कर सकता है। देखो ये भी पावर है हमारे न्यायपालिका के पास। न्यायालय के इस अधिकार को हम क्या कहते हैं, पुनर्विलोकन का अधिकार कहते हैं, याद रखना। ठीक है, किसको कहा जाता है पुनर्विलोकन का अधिकार, इसी को कहा जाता है। चलो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, ये लो ये उदाहरण आप पढ़ लेना। अब कुछ और बातें हम समझते हैं, फिर चलेंगे हम लोग हाई कोर्ट की तरफ। पहले देख ले जरा, सार्वजनिक प्रश्नों को हल करना, यानी जो भी प्रश्न आ रहे हैं उसको हल करें, और हल करने के लिए प्रयत्नशील नागरिक, सामाजिक संगठन अथवा गैर सरकारी संगठनों द्वारा संपूर्ण जनता की ओर से न्यायालय में जो याचिका दायर की जाती है उसे जनहित याचिका कहा जाता है। न्यायालय इस पर विचार करके निर्णय देता है, यानी कहने का मतलब क्या है। अब देखो प्यारे बच्चों, जनहित याचिका हम किसको कहते हैं, कहते हैं ना जनहित याचिका, आप लोगों ने सुना भी होगा जनहित। तो जनहित याचिका क्या है, ये है कि जैसे मान लो कोई प्रश्न है, कोई प्रॉब्लम है, अब उसके लिए लोग क्या कर रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र की समस्या है, अब उन लोगों का एक क्या करेगा, मतलब उन लोगों की तरफ से कोई एक पर्सन जाकर के अगर न्यायालय में याचिका दायर करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, जनहित याचिका। ठीक है, देखो यहाँ पे वही लिखा है ना कि प्रयत्नशील नागरिक, सामाजिक संगठन अथवा गैर सरकारी संगठनों द्वारा जब संपूर्ण जनता की ओर से, जो भी जनता है, जब उनकी ओर से न्यायालय में जाकर के न्याय की मांग की जाती है, याचिका दायर की जाती है, तो उसको हम कहते हैं जनहित याचिका। और न्यायालय इस बात पर क्या कर सकते हैं, विचार करके निर्णय देता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और अब फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे उच्च न्यायालय पे। उच्च न्यायालय पढ़ेंगे, उसके बाद ये जो लोअर कोर्ट्स हैं ये देखेंगे, और फिर उसके बाद आपका ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश्ड। चलिए उच्च न्यायालय जरा हम देख ले। यहाँ पे देखो भैया, यहाँ पे क्या आएगा, इधर तो पूरा गायब ही कर दिया है, रुको मैं जरा देख लूँ, है ना, ये टेक्स्ट बुक में कुछ गड़बड़ हो गई है। तो क्या आएगा यहाँ पर,
कि वर्तमान समय में अपने देश में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 24। यहाँ पर आ जाएगा आपका 24, ठीक है, याद रखना, यहाँ पे 24। चलो अब देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। उच्च न्यायालय, तो भारतीय संविधान में निहित प्रत्येक घटक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार संसद को दिया गया है। यानी कि जो हमारे राज्य हैं, मैंने बोला था ना कि राज्यों के लिए होते हैं हाई कोर्ट्स। जैसे राज्य का कोई विवाद है ना, तो अब उसको कौन सुलझाएगा, तो यही जो हमारे ये है, क्या है, उच्च न्यायालय, ये सुलझाएंगे। अगर यहाँ से भी नहीं सुलझ पाया तब वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, है ना। जैसे आपके घर में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, आपने कुछ गलती कर दी, आपने अपने बड़े भाई से झगड़ा कर लिया, तो अब ये जाएगा मामला किसके पास, जाएगा मम्मी के पास। अब मम्मी से भी अगर ये ना सुलटा तो फिर जाएगा आपके पापा के पास, यानी तब जाके हाई कमांडर में, यानी हाई कोर्ट में जाएगा। पहले सुप्रीम कोर्ट, पहले मम्मी सुलझाती है ना, तो वैसे ही समझो, ठीक है। तो घटक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार हमारे संसद को दिया गया है। वर्तमान समय में अपने देश में ना 24 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं, 24, है ना। आप बोलेंगे हमारे देश में तो 29 राज्य हैं, लेकिन इतने ही उच्च न्यायालय हैं, बिल्कुल किसी किसी राज्य में नहीं है, या फिर किसी राज्य के लिए एक ही हाई कोर्ट है, ऐसा है ना। तो उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीश भी होते हैं। जैसे हमारे वो वाले न्यायालय में हो रहे थे कि एक मुख्य होता था, बाकी होते थे न्यायाधीश, वैसे यहाँ पर भी है, एक प्रमुख रहेंगे और बाकी सब भी जज होते हैं। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो राष्ट्रपति जी हैं वो न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अब क्या है यहाँ पर समझिएगा, हाँ ये बता दूं मैं आपको, देखो जैसे मुंबई उच्च न्यायालय जानते हो, जो महाराष्ट्र का जो उच्च न्यायालय है वो 2 राज्यों महाराष्ट्र और गोवा तथा दादरा नगर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। मतलब अभी मैंने कहा ना कि अभी 24 ही उच्च न्यायालय है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे देश में तो 29 स्टेट्स हैं, राइट। तो कोई स्टेट्स ऐसे हैं, जैसे मान लो एक छोटा राज्य है एक बड़ा, तो दोनों को एक ही में कंबाइन कर देंगे कि इनके भी मामले भैया तुम्हें सुलझा दो। तो वैसा ही है कि गोवा और महाराष्ट्र के लिए एक ही हाई कोर्ट है, और वही हाई कोर्ट जो है ना, ये जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे कि दादर और नगर हवेली और दमन एंड दीव, इनका भी मामला यही लोग सुन लेते हैं। तो एक से अधिक और कौन से राज्य हैं जहां पर उच्च न्यायालय कार्यरत है, जरा बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, ठीक है। उच्च न्यायालय के कार्य हम जरा देख ले भैया, आओ इनके कार्य क्या होते हैं, देखो। अपने अधिकार क्षेत्र में अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखने का और देखरेख का अधिकार, यानी इनके अधिकार क्षेत्र में जो भी छोटे जैसे लोअर कोर्ट जो आते हैं उनके ऊपर नियंत्रण कर रखने का काम किनका होता है, इनका ही होता है, कि कोई कोर्ट अपनी मनमानी ना करे, सही से जजमेंट दे दे, वो सारी चीजें। और मौलिक अधिकारों से संबंधित जो विवाद है वो भी इनको सुलझा सकता है हमारा ये लोअर उच्च न्यायालय, यानी कि हाई कोर्ट। और जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राज्यपाल उच्च न्यायालय का परामर्श लेते हैं। जैसे हमने देखा ना कि जब वो कुछ भी राष्ट्रपति साहब जब कोई निर्णय ले रहे हैं, है ना, तो उस टाइम पे किसका सहायता लेते थे, तो वही उच्चतम न्यायालय का सहायता लेते थे, उनसे परामर्श करते थे। तो सेम चीज समझिएगा, इसमें जो राज्यपाल होते हैं ना वो उच्च न्यायालय से परामर्श लेते हैं, अगर उनको कुछ न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय उनको जब परामर्श की आवश्यकता होती है तो ये वही करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। तो उच्च न्यायालय में बस आपको इतनी सी ही बातें पढ़नी थी, और ज्यादा कुछ है नहीं। ओके, पूरा इन्होंने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बारे में ही आपको पढ़ाया पूरा डिटेल में, बाकी इसमें आपको बस इतना ही पढ़ना है, याद रख लेना। चलो अब मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ जो छोटे कोर्ट आ गए, लोअर कोर्ट्स, ठीक है। चलो भैया इनकी चर्चा हम कर ले फटाफट से। तो सबसे पहले जिला और अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, जो जिला स्तर पे जो न्यायालय होते हैं उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो देखिएगा, जिला और तहसील के स्तर के न्यायालय से लोगों का हमेशा संबंध आता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो लोगों में क्या होती है, मतलब प्रॉब्लम्स होती है, तो सबसे पहले लोकल लेवल पे, क्योंकि यही होता है ना, तो लोग यहीं पर जाते हैं अपने विवादों को सुलझाने के लिए, ठीक है। और प्रत्येक जिला न्यायालय में एक जिला न्यायाधीश भी होता है, बिल्कुल सही बात है ना। न्यायाधीश रहेंगे तभी तो वो अपना जजमेंट देंगे, राइट। चलो यहाँ तक समझ में आया कि जिला और अधीनस्थ न्यायालय क्या है, तो वहां पे लोग जाते हैं अपने लोकल लेवल पे। अब मैंने बताया था ना आप लोगों को, अगर किसी का जमीन का विवाद चल रहा है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, सीधे हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट होगी ना वहां पर जाएंगे। जैसे मान लो तलाक उलाक का जो मुकदमा होता है ना, ये सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता, ये जो छोटे मोटे कोर्ट है ना यहाँ पे जाते हैं और वहां पे जाकर के सुनवाई होती है। समझ में आया, ठीक है।
अब यहाँ पे देखते हैं भारत की कानून की पद्धति की जो शाखाएं हैं वो दो प्रमुख शाखाएं हैं। यहाँ पे हम देखेंगे दीवानी कानून और दूसरा क्या होता है प्यारे बच्चों, फौजदारी यानी कि आपराधिक कानून। तो दीवानी कानून और आपराधिक कानून के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो दीवानी कानून क्या है, तो देखो अगर लोगों के अधिकारों का हनन होता है बराबर, तो ये जो वाले विवाद होते हैं ना, ये सभी किसके अंदर आते हैं, दीवानी कानून के अंदर आते हैं। यानी जो छोटे मोटे हैं, ज्यादा कुछ इसमें मामला नहीं है। लेकिन आपराधिक वाला देखो ना, इसका नाम ही क्या है भैया, देखो आपराधिक, क्राइम। अगर किसी ने किसी के साथ कुछ भी कुछ गंभीर क्राइम कर दिया है तो वो आता है फौजदारी में। तो दीवानी में यही जो छोटे मोटे विवाद होते हैं, किसी का अधिकारों का हनन हो गया, राइट। और जमीन, देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, एग्जांपल समझो, जमीन से संबंधित विवाद है ना, ये तेरा ये मेरा। अब खेत में ये लो, खेत की, ये इनका खेत है, ये इनका खेत है, लेकिन अब इन लोगों में लड़ाई चली है। देखो भैया इतना इतना तो मेरा था, तुमने इसके ऊपर कब्जा कर लिया। कहता है नहीं नहीं ये तो मेरा ही था, इतना मेरा था। मतलब दोनों में आपस में लड़ाई चल रही है। तो जमीन से संबंधित जो विवाद है वो यहाँ पे सुलझाया जाएगा, वो इसके अंदर आता है दीवानी में। भाड़ा पट्टा, विवाह विच्छेद तलाक बोला था ना, विवाह विच्छेद, ठीक है। तो विवाह से संबंधित अगर कुछ प्रॉब्लम है तो यही सुलझाएंगे, और यही यहाँ पे जाकर के निर्णय लेना होता है। तो ये दीवानी कानून में आ जाते हैं। आपराधिक कानून क्या है भाई, आपराधिक मतलब देखो गंभीर स्वरूप के जो अपराध है, जैसे कि लो किसी ने बैंक की लूट ली, किसी ने डकैती डाल दी किसी के घर पे, और दहेज के कारण हम देखते हैं ना, दहेज के कारण अभी तो हमारे समाज में काफी हद तक कम हुआ है, लेकिन फिर भी है। अगर देखा जाए ना, अगर आप जमीनी स्तर पे जाकर के देखोगे ना, तो आज भी लोग क्या करते हैं, दहेज के लिए अपनी बहुओं को मार देते हैं, ठीक है। और ये सब का मतलब, ये जब बात अगर सुने ना तो बहुत अच्छा नहीं लगता कि क्या ये दहेज के लिए एक बेटी को मार दिया। अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो पहले ही बता देते, उसको घर ले जा करके और फिर मारने का क्या मतलब है ना। तो दहेज जैसे जो समस्या है ना हमारे समाज में, ठीक है, जो आज भी परंपरा तो चली आ रही है बराबर, तो इसे खत्म करना बहुत जरूरी है। तो दहेज के कारण शारीरिक यातनाएं देना या फिर हत्या कर देना, उसको परेशान किए जा रहे, घर में रहने की, घर में रह रही है बेचारी, काम भी कर रही है, लेकिन फिर भी तुम उसको परेशान कर रहे हो, क्यों, इसीलिए कि तुम्हारे पापा ने पैसे नहीं दिए, अपने पिताजी से पैसे मांगो इसलिए। और अगर वो बेचारी ना मांगे, उसका पापा समझ लीजिए कि दे नहीं सकते, है ना, गरीब आदमी कहाँ से देंगे, तो ऐसे में उसकी हत्या कर देना। तो ये सारे मामले किस में आते हैं, तो फौजदारी यानी कि आपराधिक कानून में आते हैं, ठीक है। इन अपराधों के लिए सबसे पहले पुलिस में क्या करना होता है, एफआईआर दर्ज करवाना पड़ता है, और पुलिस उसकी जांच करती है, और उसके बाद अदालत में मुकदमा दायर होता है, और अपराध सिद्ध होने पर क्या होता है, गंभीर रूप से सजा दी जाती है, ठीक है। समझ में आया आप सभी लोगों को। तो भारतीय न्याय व्यवस्था का देश की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान है, मानना पड़ेगा, है ना। अब देखो दहेज के लिए किसी औरत की, है ना, किसी के बेटी की हत्या कर दे रहे हैं, तो ये तो भाई गलत है। अब सोचो ना, इनके खिलाफ अगर कोई आवाज ना उठाए, कोई कोर्ट में ना जाए, कुछ एफआईआर ना करवाए, तो अब बताओ अब क्या होगा, इनका मन तो और बढ़ जाएगा, फिर क्या करेंगे, और दूसरे की बेटी को ला करके दहेज के लालच में उसको मार देंगे, है ना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो देश की प्रगति में उसका सबसे बड़ा योगदान है। आप समझिएगा, सामान्य लोगों में भी न्यायपालिका के प्रति आदर और विश्वास की भावना है। बिल्कुल सही, भारत की न्यायपालिका ने व्यक्ति स्वतंत्रता, संघराज्य और संविधान की रक्षा की है। भारतीय लोकतंत्र को सशक्त बनाने में न्यायालय का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। तो ये है आप लोगों का मतलब ये था आप लोगों का न्यायपालिका वाला चैप्टर। सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी है। मेरे ख्याल से आपको न्यायपालिका के बारे में सारी चीजें एक एक समझ में आ गई होंगी कि क्या होता है, कैसे होता है पूरा सिस्टम। तो आप समझ सकते हो कि हमारे देश के जो शासन संस्थाएं हैं, ठीक है, ये जो शासन संस्थाएं के अंग हैं, अपने आप में ये सबके सब इम्पोर्टेंट है। आप किसी को भी नकार नहीं सकते। संसद जरूरी है क्योंकि कानून भी बनाना पड़ेगा, है ना, कानून बनाना पड़ेगा। फिर दूसरी चीज, उस कार्यकारी मंडल भी चाहिए, मंत्रिमंडल रहेंगे, प्रधानमंत्री जी रहेंगे, तभी तो आपके जो कामकाज है आपके देश के वो अच्छे से हो पाएंगे। और तीसरी चीज भैया, न्यायपालिका ना रही तब तो लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे, है ना। तो इसीलिए न्यायपालिका भी बहुत जरूरी है। तो याद रखना, तीनों ही बॉडीज वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री में। जैसे अध्यक्षीय शासन प्रणाली में भी था ना ये सब कुछ, तो इसमें भी है, हमारे देश में भी है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। देख लीजिए मैंने सारी चीजें यहाँ पर पढ़ा दी है। इसके अलावा और भी आपके दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं, भूगोल ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो आप प्लेलिस्ट में जाओगे ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स मैं पढ़ा रही हूँ, आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बस आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को नमस्ते।